चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है लाइव क्लास में। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमने फ्राइडे फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था और मैंने उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। आई होप कि आपने न्यूमेरिकल्स लगा लिए होंगे, होमवर्क पूरा कर लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं आज फैराडे सेकेंड लॉ। कैसा करने चल रहे हैं? फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो फैराडे सेकेंड लॉ है, फैराडे सेकेंड लॉ वो सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेल पे डिपेंड करता है, जिसमें कि डिफरेंट सेल्स एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड सेल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? कैसे? आइए देखते हैं। मतलब कि फैराडे सेकेंड लॉ बैटरी पे एप्लीकेबल है, ऐसे समझ सकते हो आप। फैराडे सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बैटरी एंड फैराडे फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल बैटरी, सिंगल सेल कह सकते हो। एक सिंगल सेल पे अगर बेस्ड है तो फैराडे फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? फैराडे सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बैटरी दैट इज सीरीज ऑफ सेल। बैटरी किसे बोलते हैं? सीरीज ऑफ सेल्स को, सीरीज ऑफ सेल्स जो कनेक्टेड होते हैं उसमें उसे क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, आइए फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये 3 सेल में लेता हूँ ए बी सी। इस पे क्वेश्चन आता है वीडियो स्टूडेंट्स, और जब भी आता है तो 3 नंबर का या 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये आते हैं। ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि देखिए, ये सेल्स मैं आप दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहां छोटी सी की लगा देते हैं, यहां एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, और इनको जरा कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है। डिफरेंट सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, इसको मान लेते हैं एक सेल ए है, इसको एक सेल बी मान लेते हैं, इसको एक सेल सी मान। अब आपकी जो सिलेबस में उसी के बेसिस में क्वेश्चन करा के इसको समझा देता हूं आपको कि एक चीज तो कॉमन आप समझ लीजिए कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीरीज कनेक्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप एक चीज समझ जाओगे कि सर आई की वैल्यू सेम होगी। जो आई इसमें पास होगा वही आई इसमें पास होगा, वही आई इसमें पास होगा। दूसरा पॉइंट, Q की वैल्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कह रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पास होगा वही अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पास होगा, वही अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पास होगा। मतलब Q की वैल्यू भी यहां क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब Q सेम है तो Q इक्वल टू आई टी, आप जानते ही तो पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया था आपको? Q इक्वल टू आई टी, तो Q इक्वल टू आई टी के हिसाब से Q की वैल्यू जो इस सेल में होगी वो ये इस सेल में होगी, इस सेल में होगी, तीनों सेल में Q की वैल्यू सेम होगी। तो अब क्वेश्चन उठता है, कल हमने पढ़ा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। ये तो पढ़े थे। अगर एक सिंगल सेल की बात करूं मैं, एक सिंगल सेल की बात करूं, इसको भूल जाइए, सिर्फ एक सेल की बात करूं। एक सेल में जो अमाउंट ऑफ Q आप सप्लाई कर रहे थे उसी के रेशियो में W डिपॉजिट हो रहा था। ये तो पढ़े थे कल। लेकिन जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो Q की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है वो डिपेंड करता है उस सबस्टेंस के इक्विवेलेंट मास पे। जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सपोज दैट यहां पे कोई सबस्टेंस ए डिपॉजिट हो गया, क्या डिपॉजिट हो गया? सबस्टेंस ए डिपॉजिट हो गया, यहां सबस्टेंस बी डिपॉजिट हो गया, यहां सबस्टेंस सी डिपॉजिट हो गया, तीनों अलग अलग सबस्टेंस डिपॉजिट हो गए। तो ये W किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं कहूं कि ये कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ, ये W किस पे डिपेंड करेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ A पे डिपेंड करेगा। ये B का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा? कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ? ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ
W डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ B पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये C किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ C पे डिपेंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर सीरीज ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो अमाउंट ऑफ चार्ज पहले सेम होता है, पहले ये जान लीजिए। एम्पियर आई की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में कंफ्यूज कराता है आपसे, न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूज कराएगा कि सर आई की वैल्यू तो बाबू चेंज हो रही है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, कि आई की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है? चलिए जरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा स्टेटमेंट लिखिए। देखिए स्टेटमेंट है when same quantity of electricity is passed। देखिए क्वेश्चन है when same quantity of electricity is passed, same quantity of electricity is passed through different electrolyte solution। ये देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ए का है, ये बी का है, ये सी का। when same quantity of electricity is passed through different electrolyte solution, through different electrolyte solution, through different electrolyte solution connected in series। देखिए सीरीज में क्या है, जो लिखा है वही बोल रहा हूं, connected in series, the weight of the substance produced, the weight of the substance produced, the weight of the substance produced, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, the weight of the substance produced is directly proportional to substance, बोला तो R बोलिए, substance R produced are directly proportional to the equivalent mass of, directly proportional to their equivalent mass, their equivalent mass। किसके डायरेक्टली होगा, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली होगा। किसके डायरेक्टली होगा, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली होगा। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हो गया सर, तो आइए दिखाता हूँ कैसे हो गया। मिटाओ इसको, ये समझ में आ गया कि when same quantity of electricity is passed through different electrolyte solution connected in series, then the weight of the substance produced are directly proportional to equivalent mass of the substance। क्लियर है? क्या कहता है, आइए देखिए। W मैं कहूं वेट ऑफ A और वेट ऑफ B, वेट ऑफ B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B, इसके बराबर। यही कहता है आपका फैराडे सेकेंड कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वेट ऑफ सबस्टेंस A जो होगा, वेट ऑफ सबस्टेंस B जो होगा, दोनों का रेशियो जो होगा वो अपने अपने इक्विवेलेंट मास के डायमेंशन होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हुआ ये, तो कैसे हुआ ये देखा जाए। ये क्या हो जाएगा, कैसे आया ये फार्मूला। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेकंड लॉ कहां से डिराइव हो गया, सर अपने मन से डिराइव हो गया क्या, तो आइए डिराइव करते हैं इसको। सेकंड लॉ डिराइव करते हैं, जैसे आपको फर्स्ट लॉ अगर याद हो, अगर आपको फर्स्ट लॉ याद हो तो क्या होगा बताइए। अगर फर्स्ट लॉ आपको याद हो तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ याद है, फर्स्ट लॉ आपको याद है। फर्स्ट लॉ में मैंने बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ में हमने क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ में W जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कल बताया था आपको। तो W इक्वल टू हो गया था, जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे तो ZQ हो गया था। इसको आप कह सकते हो ZIT, क्या कह सकते हो ZIT।
अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल है जो सीरीज में कनेक्टेड है। कितने सेल है? दो सेल है जो सीरीज में कनेक्टेड है, सेल ए और सेल बी। ये दो सेल है जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या होगा, सेल ए जो कनेक्टेड है इसके लिए W इक्वल टू हो जाएगा Z1 IT, WA इक्वल टू, और WB इक्वल टू हो जाएगा ZB IT। नहीं सर कैसे हो जाएगा? तो पहले ही बोला यार, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो IT की वैल्यू तो फिक्स होगी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो यहां देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया जाए, दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के डिवाइड कर दीजिए। तो WA अपॉन WB इक्वल टू क्या हो गया, ZA IT अपॉन ZB IT। तो IT कैंसिल हो गया, बचा क्या, WA अपॉन WB इक्वल टू ZA अपॉन ZB। यही फार्मूला आया। अब कहेंगे सर आप तो बोले थे कि इक्विवेलेंट मास की होगा, ये तो केमिकल इक्विवेलेंट आ गया, तब क्या करें? भैया कल आपको बताया था कि जो Z होता है, Z इक्वल टू होता है E/F। कल बताया था कि नहीं बताया था? Z इक्वल टू E/F होता है। कल का अगर टॉपिक आपको याद हो तो Z इक्वल टू जो होता है वो E/F होता है। ठीक है, तो E/F की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पुट अप करते हैं। तो Z इक्वल टू E/F, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA अपॉन WB इक्वल टू, भाई फैराडे की वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि फैराडे तो वही हो जाएगा। तो क्या चेंज हुआ, EA अपॉन F अपॉन EB अपॉन F, ये कट गया, बचा क्या आपके सामने है, WA अपॉन WB इक्वल टू EA अपॉन, मतलब जो वेट ऑफ द सबस्टेंस होता है इससे क्या हो गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। आया कि आया नहीं? यही आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होता है वो उस सबस्टेंस के इक्विवेलेंट मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताया हो कि नहीं बताया आपको? प्रॉब्लम क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली होता है। तो कहां से आया ये आपके दिमाग में जो था वो मैंने आपको डिराइव करा दिया। कहां से आया? हमने फर्स्ट लॉ से डिराइव किया, फैराडे फर्स्ट लॉ से ही फैराडे सेकंड लॉ डिराइव हुआ है। बस अंतर इतना है, फैराडे फर्स्ट लॉ सिंगल सेल पे एप्लीकेबल है और फैराडे सेकंड लॉ का है सीरीज ऑफ सेल्स पे एप्लीकेबल है, मतलब बैटरी पे एप्लीकेबल। ठीक है, तो W इक्वल टू Q, W इक्वल टू ZQ, ZIT, तो दोनों सेल को सफिशिएंट मान लिए, वैल्यू को उठा के पुट अप किए, सॉल्व किए। Z इक्वल टू आपको पता है E/F होता है, कल मैंने आपको बताया था। Z इक्वल टू E/F होता है कि नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? कल बताया था। तो ये हो गया, तो WA अपॉन WB ये कैंसिल हो गया, E अपॉन E। तो फाइनली ये आ गया कि सेकंड लॉ अपने मन से नहीं आया है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है। सेकंड लॉ कहां से डिराइव हुआ है? फर्स्ट लॉ से आया है, कहीं अपने मन से नहीं आया। सेकंड लॉ क्या है ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? सेकंड लॉ क्या है क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, चलिए डियर स्टूडेंट, सेकंड लॉ कहां से डिराइव हुआ है? फर्स्ट लॉ से डिराइव हुआ है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। इसको डिराइव कर लिया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास सबको पता ही होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। आपके सिलेबस में जो तीन अक्षर आते हैं वो मैंने कल भी बता दिया था, फिर से बता देता हूं। एक आता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एक आता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक आता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए इक्विवेलेंट मास याद रखिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर जो होता है वो कितना होता है? 108/1। क्यों? क्योंकि इस पे Ag+। यहाँ देखिए कॉपर का जो वेट होता है इसका इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा उसको याद रखिएगा 63.5/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है? 2। ठीक है, ZnSO4 है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास है 65.5/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है? +2। तो सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मास किसका आया? Ag+ का। फिर इसका इक्विवेलेंट मास आएगा कॉपर का कि Zn का? सिंपल सी बात है, किसका आएगा? Zn का आएगा। और फिर किसका आएगा?
Cu+2 का आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, अगर ये तीनों को हम 3 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कनेक्ट कर दें सीरीज में और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो सबसे ज्यादा कौन डिपॉजिट होगा? सिल्वर डिपॉजिट होगा। फिर कौन डिपॉजिट होगा? जिंक डिपॉजिट होगा। फिर कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन में दोनों जगह पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कंपटीशन का कॉन्सेप्ट यही है, बस हम और आप भागते दूसरी जगह है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्वेश्चन क्या पूछता है? सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर का 108 है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितने का? 63.5/2, तो ये तो वैल्यू कम हो जाएगी। और इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना है? तो 65.5/2, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? तो सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इक्विवेलेंट मास के डायमेंशन होता है, ये आपको अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसी पे न्यूमेरिकल बना के पूछता है, इन्हीं तीनों को बना करके न्यूमेरिकल बनाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक का अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप करिएगा। वैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हो सकता है इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया होगा, बट फिर भी ये मेरा होमवर्क है, ईमानदारी से करके रखिएगा। आज का आपका होमवर्क जो है वो एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जब आता है या तो 3 मार्क्स का आता है या तो 5 मार्क्स का आता है। वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 3.16 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल क्या करते हैं बता दूं, जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो छोड़ के भाग लेते हैं। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ के भाग लेते हैं, लेकिन आपको भागना नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? साफ साफ क्या रखा है? इन्हीं तीनों की बात कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3.16 ये क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3 सेल हैं ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। और फिर क्या रखा है कि एक में पहले वाले सेल में जो है, सेल ए में ZnSO4 है, सेल बी में सिल्वर नाइट्रेट है, और जो सेल सी है उसमें कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, इन तीनों में जब आप देखोगे तो वैल्यूज अलग अलग दी हुई है, तीनों को देख लिए। तो सेल ए, सेल बी, सेल सी, तीनों को देख लिए। किसी को प्रॉब्लम? चलो, तो तीनों सेल जब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो ए का, अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में क्या रखा है? यहाँ जो करंट पास हो रहा है आई 1.5 एम्पियर दे रखा है, मतलब तीनों सेल के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 एम्पियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, कौन डिपॉजिट हुआ है? सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, वो 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो सिल्वर डिपॉजिट हुआ कितना? 1.45 ग्राम, ये सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कब तक फ्लो किया गया, मतलब टी पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? टी। फिर क्वेश्चन पूछा है कि WZn बता दो। फिर क्वेश्चन पूछा है WCU बता दो। एक क्वेश्चन आपसे टी पूछा 1 नंबर, WZn पूछा 2 नंबर, WCU पूछा 3 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स बिना डायग्राम बनाए करोगे तो वैसे ही 1 नंबर गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाओगे फिर लिखोगे फॉर दिस सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल। सेकंड लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है? लेकिन आपके पास देखिए यहाँ W दिया हुआ है, यहाँ I दिया हुआ है, क्या निकालना है? T निकालना है। W दिया है, I है, T निकालना है। क्या करोगे? जल्दी बताओ। चार्ज भी नहीं दिया है, चार्ज नहीं दे रखा है, क्या करोगे? आप फार्मूला पढ़े हो, फर्स्ट लॉ की मदद करोगे। लोग यहाँ पर W इक्वल टू होता है ZIT। ठीक है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? Z की जगह पे क्या है? E/F IT। ठीक है, तो क्या हो गया? W इक्वल टू ZE की जगह पे 108, F की जगह पे 96,500
I की जगह पे 1.5, T की जगह पे T रहने दो, W की जगह पे क्या रख दोगे 1.45, ये देखो दिया है 1.45 यहाँ रख दिए, E की जगह पे 108 रख दिए, F की जगह पे 96500 रख दिए, I की जगह पे ये रख दिए। T निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जल्दी से बताइए, T निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। अब जब T निकल गया तो इजी हो गया आपके लिए, क्या इजी हो गया सर, T निकल गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, T जो T इसके लिए होगा वही T इसके लिए होगा, वही T इसके लिए होगा, सबके लिए। और आप चाहिए तो फैराडे सेकंड लॉ यूज ही ना करिए, फैराडे फर्स्ट लॉ पे रख के लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगाना होगा तो फर्स्ट लॉ पे रख के निकालो, ठीक है, सेकंड लॉ पे रख के निकालो। क्या अब आपको जैसे ही T मिल गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे आइए देखते हैं। पहले इन दोनों सेल को कंपेयर कर लो, सेल ए और बी को कंपेयर कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा WZN अपॉन WAG इज इक्वल टू EZN अपॉन EAG, यही तो हो जाएगा फार्मूला। अगर इसको आप डिराइव करो तो फार्मूला क्या आएगा, सेल ए और सेल बी को डिराइव करो, सेल ए और सेल बी को लेके चलोगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है कि सेल ए और बी में आ जाएगा WZN अपॉन WAG इज इक्वल टू EZN अपॉन EAG। WZN कितना है नहीं पता, ये निकालना है तो WZN निकाल लेंगे। WAG कितना हो जाएगा, WAG से दे रखा है सर 1.45 इज इक्वल टू EZN कितना है, तो सर पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता यार, 65.5 अपॉन 2 कितना हो गया 2 3 6 पॉइंट 2 3 6 और 2 2 4 32.7 अपॉन सिल्वर का कितना है 108। बस इसी को सॉल्व कर लो, क्या मिल गया WZN मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो कितना आसान है। WZN इज इक्वल टू क्या हो गया, WZN मिला कि नहीं मिला, निकल गया। फिर अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, सेल बी और सी को ले लो, सेल बी और सी को लोगे तो क्या आएगा, साफ साफ है WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू EAG अपॉन ECU। WAG की वैल्यू 1.45, WCU की वैल्यू नहीं पता, EAG की वैल्यू कितनी है, EAG की वैल्यू सबको पता है 108। कॉपर की कितनी हो जाएगी 63.5 अपॉन 2 है, तो 2 3 जा 6 31, ठीक है 31.7। बस इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा WCU, देखो कितना आसान है सॉल्व। लेकिन होता क्या है, अभी आप एनसीईआरटी जब खोलोगे तो 5 लाइन में क्वेश्चन दे रखा है, कितने में 5 लाइंस में दिया हुआ है, जैसे ही देखते हैं लोग छोड़ के भाग लेते हैं, अरे सर 5 लाइन का न्यूमेरिकल हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो समझ ही नहीं पाएंगे। जो जितनी तेजी से भागता है, जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगता है वो क्वेश्चन उतना ही इजी होता है। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद क्या किया, सर आई की वैल्यू फिक्स है, आई की वैल्यू फिक्स है, तो आई की वैल्यू फिक्स है तो क्या करना है, कुछ नहीं सर, आई की वैल्यू फिक्स है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। आई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर ठीक है आई की वैल्यू फिक्स है, रहने दीजिए आई की वैल्यू फिक्स, हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आई दिया है, टी है, फर्स्ट फार्मूला लगाए थे W=ZIT, उस पर रख करके हमने क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया, जो टी इसके लिए हो वो टी इसके लिए, तो वो टी इसके लिए, सबके लिए टी वही होगा, होगा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था या नहीं था, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड लॉ भी क्लियर हो गया, डिवीजन समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए तो डिवीजन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, सेकंड लॉ क्लियर हो गया। जो बच्चे इसकी वीडियो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो देख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए वो वीडियो देख लें। और कल देखिए सेकंड बुक का टॉपिक है, आपको पता ही होगा, सेकंड बुक का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। इस बुक में ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बचा है, मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन हम लोग मंडे से चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आपको टाइम दे रहा हूँ चैप्टर 3 प्रिपेयर करने के लिए, अभी से नोट कर लीजिए टाइमिंग। चैप्टर 3 प्रिपेयर करने के लिए टाइमिंग दे रहा हूँ नेक्स्ट थर्सडे, आज देखिए थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे मैं चैप्टर 3 का पूरा टेस्ट लूंगा, पूरा चैप्टर 3 तैयार होना चाहिए आपका, ठीक है, तैयार कर लेंगे। चैप्टर 3 नेक्स्ट थर्सडे मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एनसीईआरटी इंटेक्स, एक्सरसाइज और 10 years हॉल्ट, बस इतना चाहिए। चैप्टर 3 कंप्लीट तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में बैटरी नहीं है, बैटरी का टॉपिक खत्म हो चुका है, मतलब इसके बाद के टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है,
तुम तो पढ़ने ही है। जल्दी से बताइए, क्या आप प्रिपेयर कर लेंगे? जल्दी से हैंड रेज करिए, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। चलो यार, 47 स्टूडेंट्स हैं और केवल 21-23 स्टूडेंट्स केवल हैंड रेज करते हैं, बाकी रेज ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए प्रयास रखो कि प्रयास करना है, हमें करना है, ठीक है। चलो, तो ये लगभग खत्म हो चुका है। केवल आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, एक टॉपिक क्रिएट कर रहा होगा। फिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं बता चुका हूँ। एक बच्चा मुझसे कह रहा था फिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया। तो यार फिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब मैंने वो पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहीं बता दिया था फिजिबिलिटी कि अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नॉट सेल की वैल्यू, तो वैल्यू क्या हमारा सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, इसके बारे में बता चुका था। तो वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर 4 हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर 4 क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। बस आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। क्या चीजें रखना है कि फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। सेकंड बुक में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और बायोमॉलिक्यूल। कुछ बच्चे परेशान थे कि सर बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट क्यों कर दिया? अरे यार, बायोमॉलिक्यूल तो आपको गिफ्ट था, संडे संडे पढ़ा रहा था, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिनको बायोमॉलिक्यूल संडे संडे पढ़ने में प्रॉब्लम है? जिनको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करें। प्रॉब्लम है मनीष, तुमको प्रॉब्लम है, उनको करना है हैंड रेज। बायोमॉलिक्यूल सिर्फ संडे संडे पढ़ना है तो भी प्रॉब्लम है। और कैसे कितने ऐसे हैं जिनको बायोमॉलिक्यूल संडे संडे गिफ्ट की तरह लगता है कि हाँ चलो आज कुछ नया पा गए, वो भी जैसा हैंड रेज करते हैं। यार सिलेबस जितनी जल्दी खत्म होगा आपका फायदा है। और आप घर पे कर क्या रहे हो? संडे संडे पढ़ाई करनी, क्या दिक्कत है यार? 3 चैप्टर क्या है? 3 चैप्टर कहाँ चल रहा है यार? आप तो 3 चैप्टर क्यों मान के चल रहे हो? ये तो आपको टाइम मिल रहा है पूरा तैयार करने का, मिल रहा है नहीं मिल रहा? इसलिए रिक्वेस्ट है, चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको एक अलग से सीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे देख लेंगे, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आज ये चैप्टर खत्म हो गया। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, चैप्टर पूरा तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट, थैंक यू।